यस, सो कल होमवर्क था कुछ AS17 का नहीं था ना, AS3 का ही रिवाइज करना था. ओके, सो AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के जो पैराग्राफ्स बचे हैं वो कंप्लीट करते हैं. डेफिनेशंस हो गए थे ना हमारे. ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाकी है. 3.5 पैराग्राफ पे आ जाओ. ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग सेगमेंट एक्सपेंस. सो कितने पैराग्राफ्स है उसमें? 2. ओके, सो आप, मैं रीड कर रही हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन करो. ठीक है. द इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट्स एंड अदर operating liabilities identified to a particular segment should not be included as a part of segment expense unless the operations of the segment are primarily of a financial nature or unless the interest is included as a part of the cost of inventories. So वो अगर cost of inventory का part है तो include करना है. एंड अगर सेगमेंट का प्राइमरी नेचर ऑफ ऑपरेशंस फाइनेंशियल है तो भी करना है. सो अंडरलाइन करके रखो. इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट्स एंड अदर ऑपरेटिंग लायबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ सेगमेंट एक्सपेंस. ये मेन रूल हुआ. एंड उसके एक्सेप्शंस क्या है? अगर वो तो करना है. सेकेंड देखो, इन केस इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज वेयर इट इज सो रिक्वायर्ड एज पर AS16 रीड विथ AS2 एंड दोज इन्वेंट्रीज आर पार्ट ऑफ द सेगमेंट एसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट, such interest should be considered as a segment expense. In this case, the amount of such interest and the fact that the segment result has been arrived at after considering such interest should be disclosed by way of a note to the segment result. Okay? Yes, now allocation. Yes, मैं पढ़ रही हूँ, अगेन आप एक्सप्लेन करो. An enterprise looks to its internal financial reporting system as the starting point for identifying those items that can be directly attributed or reasonably allocated to segments. So, allocate करने के लिए expenses आपको क्या बेस लेना पड़ेगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना पड़ेगा? इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम कैसी है एंटिटी की. ओके, सो इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है? इंटरनली मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स कैसे जा रहे हैं. ओके, डिपार्टमेंट वाइज जा रहे हैं अगर, तो आप डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन कर सकते हो. सो देयर इज दस अ प्रिजम्पशन दैट अमाउंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड विथ सेगमेंट्स फॉर इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पजेस आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल or reasonably allocable to segments for the purpose of measuring the segment revenue, segment expense, segment assets and segment liabilities of the reportable segment. In some cases, however, a revenue, expense, asset or liability may have been allocated to segments for internal financial reporting purpose on a basis that is understood by enterprise management, but that could be deemed arbitrary in the perception of external users of financial statements. Conversely, an enterprise may choose not to allocate some items of revenue, expense, asset or liability for internal financial reporting purpose, even though a reasonable basis for doing so exists. Such an item is allocated pursuant to the definitions of segment revenue, segment expense, segment assets and liabilities in AS17. ओके, सो क्या होता है? मैनेजमेंट पर्पज के लिए हम क्या कर रहे हैं? एलोकेट कर रहे हैं एक्सपेंस, रेवेन्यू, वो चारों एसेट्स, लायबिलिटीज, बट एक्सटर्नल यूजर्स के लिए वो यूजफुल नहीं है वैसे एलोकेशन. तो इन दैट केस क्या होगा? अगर वो AS17 में जो डेफिनेशंस दिए हैं रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी के, उसमें बैठ रहा है तो ही एलोकेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है. मतलब हमेशा आपको इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम का ही स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेना है. ओके, वो बेस है, बट
उस हिसाब से जो एलोकेशन है वो एक्सटर्नल यूजर्स को यूजफुल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशंस चेक करने पड़ेंगे। अगर डेफिनेशन में भी वो आ रहा है तो फिर आप एलोकेट करोगे, ठीक है। क्योंकि AS17 का पर्पस इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स है ना। सेगमेंट रिपोर्टिंग हम एक्सटर्नल यूजर्स के लिए कर रहे हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम ले रहे हैं, बट उसके साथ आपको डेफिनेशंस भी चेक करने हैं। ओके, सिर्फ इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम का बेस नहीं लेना है, उसके साथ क्या करना है, आपको डेफिनेशंस भी चेक करने हैं एलोकेशन के लिए। जैसे एक्सक्लूजन्स में आपको याद होगा टैक्स एसेट्स वगैरह एक्सक्लूड करते हैं हम, करेक्ट, या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सब एक्सक्लूड करते हैं। अभी इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए मे बी वो इंक्लूड हो सकता है, बट डेफिनेशन में नहीं है AS17 के हिसाब से, तो वो एलोकेट करना है क्या, नहीं करे। अभी थर्ड एंड फोर्थ आपको पढ़ना है। ओके, जब आप पूरे एंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, तब जो इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका क्या करोगे, इंट्रा एंटरप्राइज एंड इंट्रा एंटरप्राइज बैलेंसेस एंड इंट्रा एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन। इंट्रा मतलब विद इन द, हाँ हाँ करेक्ट। इंटर सेगमेंट मतलब दो सेगमेंट के बीच में, बट वो इंट्रा एंटरप्राइज हुए ना, एक ही एंटरप्राइज के अंदर इंट्रा एंटरप्राइज एंड इंटर सेगमेंट्स, तो वो क्या करने हैं, एक्सक्लूड करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि जब आप पूरे एंटिटी का रिपोर्टिंग करोगे तब जो आपके बीच में ही ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका फायदा ही नहीं है ना। आप सेल, कौन से सेल इंपॉर्टेंट है, जो बाहर के लोगों को किए, आप ही खुद एक दूसरे को सेल कर रहे हो और देखो हमारे सेल कितने बढ़ गए, तो यूजर्स को क्या फायदा है उसका, तो वो क्या करना है, हाँ एक्सक्लूड करना है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है बट इस रूल का, वो इंट्रा एंटरप्राइज बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन विद इन सिंगल सेगमेंट है, तो वो एक्सक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत डीप हो रहा है, हाँ, मतलब ये इतना आपको एग्जाम के लिए नहीं आएगा, ओके, बट आप जब एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये इंटरप्रेट होना चाहिए, सिर्फ इतना ही काम है, लर्निंग का काम है नहीं कुछ में इसमें, ठीक है। सो ये इसका रूल क्या है कि एक्सक्लूड करना है, ये मेन रूल है, बट अगर सेम सेगमेंट में अगर है वो, तो क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट सच इंट्रा एंटरप्राइज बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस आर विद इन अ सिंगल सेगमेंट। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा क्या आपने, while the accounting policies used
in preparing and presenting the financial statements of the enterprise as a whole are also the fundamental segment accounting policies. Segment accounting policies include, in addition, policies that relate specifically to the segment reporting. मतलब जो पूरे फर्म के लिए, पूरे एंटिटी के लिए जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई होंगे वही सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए अप्लाई होंगे. जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप फीफो बेसिस पे कर रहे हो पूरे फर्म के लिए, तो सेगमेंट के लिए भी कौन सा लगाओगे? फीफो. डेप्रीसिएशन पूरे फर्म के लिए एसएलएम है तो हाँ, ओके. बट इन एडिशन और क्या करना है सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए? पॉलिसीज दैट रिलेट स्पेसिफिकली टू सेगमेंट रिपोर्टिंग सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट. ओके, सो उसके लिए पॉलिसी आपको कहाँ पर दी है? 17 में दी है ना, कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये बिजनेस सेगमेंट है या जियोग्राफिकल है, उसके बाद वो रिपोर्टेबल है या नहीं है. देन मेथड ऑफ प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर. सो उस मेथड में उन्होंने दिया है क्या कुछ कि इसी प्राइस पे ट्रांसफर करना है, एट कॉस्ट ही ट्रांसफर करना है, आप उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते हो. ऐसे आपने पढ़ा अभी तक AS 17 में? नहीं. सो जो भी मेथड आपने लगाई है इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स के लिए, प्राइसिंग के लिए, वो मेथड सिर्फ आपको लिखनी है. ये पॉलिसी है हमारी. ओके, सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की ये पॉलिसी है. बेसिस फॉर एलोकेटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस टू सेगमेंट्स, क्या बेसिस पे आपने एलोकेट किया है. ओके, एग्जाम में तो आपको दिया रहता ना 5:4:2. हाँ, बट रियल लाइफ में ये आपको बेसिस खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अभी ये सब हुआ अकाउंट एलोकेशन का. अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, तो ये फॉर्मेट्स अब हैं लगने वाले हैं. हाँ, क्योंकि एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज में. ओके, कैसे भी रिपोर्टिंग करके चलेगा क्या? मैंने आपको बताया था ना कि एक एंटिटी पहले एसेट्स दिखा रही है, दूसरी एंटिटी पहले लायबिलिटीज दिखा रही है, नहीं चलेगा. फॉर्मेट देखो क्या है. द डोमिनेंट सोर्स and nature of risk and returns of an enterprise should govern whether it is primary segment reporting format, will be business segment और geographical segment. जो प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो बिजनेस सेगमेंट रहेगा या जियोग्राफिकल, वो किसके ऊपर डिपेंड है? डोमिनेंट सोर्स एंड नेचर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ एंटरप्राइज. So, if the risk and returns of the enterprise are affected predominantly by differences in the products and services it produces, its primary format for reporting segment information should be business segments, with secondary information reported geographically. Similarly, if the risk and returns of the enterprise are affected by the fact that it operates in different countries or other geographical areas, its primary format for reporting segment information should be geographical segments, with the secondary information reported for groups of related products and services. ओके, सो वो प्रीडोमिनेंट कौन है वो जनरली क्या होगा एग्जाम में आपको हाँ दिया रहेगा. बिजनेस एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट्स नहीं देखा था ना हमने, डायरेक्टली थ्रेशोल्ड्स पे गए थे हम. हाँ, सो बिजनेस एंड जियोग्राफिकल segments. So generally business and geographical segments are determined on the basis of internal financial reporting to the board of directors and the CEO. But if such segment does not satisfy the definitions given in AS, the following point should be considered. Okay, business and geographical segments कैसे identify करने वो अपने definitions में देखा. सिमिलर प्रोडक्ट्स है, नेचर सिमिलर है, प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर है, तो एक ही बिजनेस सेगमेंट होगा वो. जियोग्राफिकल सेगमेंट के लिए सिमिलर पॉलिटिकल कंडीशंस है. ओके, तो उस केस में क्या होगा, एक ही जियोग्राफिकल सेगमेंट वो होगा. ठीक है, बट अगर और क्या बेसिस लेना है आपको, इंटरनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हो रहा है मैनेजमेंट को, बट इससे आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको ABC लगा के क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा.
ए क्या है देखो, इफ वन और मोर ऑफ द सेगमेंट्स रिपोर्टेड इंटरनली टू द डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट is a business segment or a geographical segment based on the factors in the definitions, but others are not. Paragraph below should be applied only to those internal segments that do not meet the definitions. That is, an internally reported segment that meets the definition should not be further segmented. Okay, so इंटरनली रिपोर्टेड सेगमेंट डेफिनेशंस को भी सेटिस्फाई कर रही है, तो आपको डायरेक्टली मिल गए ना बिजनेस सेगमेंट कौन से है, जियोग्राफिकल सेगमेंट कौन से है। वहां पर क्या हो रहा है, जो इंटरनली जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो एंड डेफिनेशंस में भी वैसे ही दिया था एंड आपका रिपोर्टिंग भी वैसे ही चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा कि वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो बी फॉर दोज सेगमेंट्स reported internally to the directors and management that do not satisfy the definitions, management of the enterprise should look to the next lower level of internal segmentation that reports information along products and service lines or geographical lines as appropriate under definitions. And if such an internally reported lower level segments meets the definition of business segment or geographical segment, the criteria for identifying reportable segment should be applied to that segment. क्या क्राइटेरिया है वो 3 है ना, टेस्ट एंड आइदर और सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो स्टेप 1 में हुआ एंड स्टेप 2 में 75% वाली है। ठीक है, सो बेसिकली ये बहुत ही रेयर केस है कि डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको और इन डेप्थ जाना पड़ेगा, मतलब और सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। सो अभी टेस्ट एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 में 3 थे, 10% और मोर ऑफ टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू, सेकंड वाला था प्रॉफिट और लॉस का 10% एंड मोर, करेक्ट, टोटल एसेट का 10% और मोर, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में पहले उसकी टोटल करके और उसके बाद जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसका 10%, करेक्ट। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू जो है, टोटल एंटरप्राइज का रेवेन्यू 7, उसका 5% या ज़्यादा 75% करके उसके बाद, हाँ, अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, एक्सटर्नल टोटल रेवेन्यू है, अगर वो 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू से कम है, तो उसका ये करना होगा और आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जब तक वो 75% नहीं हो रहा है। ओके, करेक्ट। एंड जो फर्स्ट टेस्ट है रेवेन्यू वाली, तो उसमें हम बोल रहे हैं 10% और मोर, तो वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों लेना है, करेक्ट। सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने अभी क्या पढ़ा, जो पूरे फर्म के लिए वही अप्लाई करनी है क्या, हाँ। एंड ओके, यहाँ पर एक 3.10 पैराग्राफ पे आ जाओ। A17 डज नॉट प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल सेगमेंट इंफॉर्मेशन दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ बेसिस अदर देन द अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड फॉर द एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो प्रोहिबिट नहीं कर रही है A17, मतलब अगर आपने कुछ दूसरे अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाए तो आप लगा सकते हो, बट उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट the information is reported internally to the board of directors and CEO for the purpose of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance, and the basis of measurement for this additional information is clearly described. ओके, पहला रूल तो है वही सेम यूज करने हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, बट अगर दूसरा कुछ बेसिस आपने लिया तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, डिस्क्लोज करनी है। ओके, अभी प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आपको कितने चीजें दिखाने हैं, A to G, एंड देन सेकेंडरी सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड देन अदर डिस्क्लोजर्स। सो ये लर्न करना पड़ेगा, हाँ, A to G। प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट में एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग
for each reportable segment. So segment revenue classified into segment revenue from sales to external customers and segment revenue from transactions with other segments. फिर segment result है, फिर total carrying amount of segment assets. Carrying amount मतलब cost minus depreciation. Total amount of segment liabilities, then cost incurred during the period to acquire the segment assets that are expected to be used during more than one period. इसका मतलब cost incurred during the period to acquire segment assets, मतलब during the year कुछ नए assets आपने लिए हैं, परचेस किए हैं, तो उसकी परचेस कॉस्ट दिखानी है आपको. ओके, सो वहां पर क्या लिखोगे आप ई को, परचेस कॉस्ट ना ऑफ न्यू एसेट और टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर. एंड इसमें दोनों इंक्लूड है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स. देन फिफ्थ इज, मतलब आपको कैरिंग अमाउंट भी दिखानी है एंड ड्यूरिंग द ईयर कुछ नया एसेट परचेज किया है तो उसकी कॉस्ट दिखानी है, उसकी कैरिंग अमाउंट नहीं, उसकी कॉस्ट. ओके, सो इस सेगमेंट के लिए कितने नए एसेट परचेस हुए वो समझेगा. F is total amount of expenses included in the segment result for depreciation and amortization in respect of segment assets for the period. सेगमेंट एक्सपेंस सारे नहीं दिखाने हैं ना यहाँ पर. हाँ, सेगमेंट एक्सपेंस में जो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस इंक्लूड है वो दिखाना है. ओके, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इंक्लूडेड इन द सेगमेंट रिजल्ट फॉर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. डेप्रीसिएशन टैंजिबल के ऊपर होता है एंड अमोर्टाइजेशन इंटैंजिबल के ऊपर. फिर लास्ट, टोटल अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंस अदर देन डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेगमेंट एसेट्स दैट वेर इंक्लूडेड इन सेगमेंट एक्सपेंस and therefore deducted in measuring segment result. So non cash दूसरे कौन से हो सकते हैं? In respect of segment assets, provision for doubtful debts, bad debts. ओके, ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो क्या है? अदर देन डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है विथ रिस्पेक्ट टू सेगमेंट एसेट्स है ना, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स ये कहाँ से लेस करते हैं? डेटर्स से, एसेट से. ओके, तो वो भी आपको दिखाने हैं कितने हैं. ठीक है, मतलब डेप्रीसिएशन कितना हुआ है, अमोर्टाइजेशन कितना हुआ है, बाकी नॉन कैश एक्सपेंस कितने हैं, वो सब दिखाने हैं जो हम सेगमेंट एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं, जिसे सेगमेंट रिजल्ट मेजर करने के लिए. और क्या दिया है? एन एंटरप्राइज दैट रिपोर्ट्स द अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज arising from operating, investing and financing activities of a segment need not disclose depreciation and amortization expense and non-cash expense. हाँ, क्योंकि उसमें हम एड बैक करते ही है ना. हाँ, an enterprise should present a reconciliation between the information disclosed for reportable segments and the aggregated information in the enterprise financial segments. In presenting the reconciliation, segment revenue should be reconciled to enterprise revenue, segment result with enterprise net profit or loss, segment assets with enterprise assets and segment liabilities with enterprise liabilities. So reconciliation भी दिखाना है आपको. सो फॉर एग्जाम्पल 10 में से 8 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है, तो इन सब की एडिशन प्लस जो 2 नॉन रिपोर्टेबल है उनको क्या बोलते हैं? रिकंसाइलिंग आइटम. अनएलोकेटेड रिकंसाइलिंग आइटम है वो 2 सेगमेंट्स जो है, तो वो 8 रिपोर्टेबल प्लस 2 हाँ की टोटल इनके साथ मैच होनी चाहिए. ओके, आपको समझा क्या? बिग 4 वाले लोग क्यों बैठते हैं रात तक उधर ही? आपको थोड़ा सा अंदाजा आ रहा होगा कितना काम है, कितना रिपोर्टिंग करना होता है. ओके, इसलिए वो लोग बैठते हैं. अभी आपके सीनियर्स, आपके रिलेटिव्स अगर बिग 4 में है तो उनको पूछो, ये आप
सच में करते हो क्या? सच में करते हैं? आपको लगता होगा मैम ये कौन पढ़ता होगा इतना सब, तो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं ना। हम्म उनको ये कंपलसरी भी नहीं है ना S17, ये तो नॉन SMCs को कंपलसरी है एंड लेवल 1 एंटिटीज। सो जिनको जिनको बिग फोर में जाना है ना, इतना इन डेप्थ आपको लगता है, हाँ, क्योंकि सच में करते हैं वो, ये इमेजिनरी नहीं है, सच में होता है। अभी ये प्राइमरी का हुआ, अभी सेकेंडरी का देखो। इफ प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज बिजनेस सेगमेंट, इट शुड ऑल्सो रिपोर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ABC। प्राइमरी फॉर्मेट क्या है? बिजनेस सेगमेंट। तो सेकेंडरी कौन सा होगा? जियोग्राफिकल। सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स by geographical area based on the geographical location of its customers for each geographical segment whose revenue from sales to external customers is 10% or more of the enterprise revenue। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने क्राइटेरिया 10% और मोर वाला ही डाला है। एक्चुअल रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बिजनेस सेगमेंट्स है, बट सेकेंडरी में आपको जियोग्राफिकल का भी दिखाना है, और जियोग्राफिकल का भी कौन सा? जो 10% और मोर एक्सटर्नल रेवेन्यू, हाँ, यहाँ पर। देन सेकेंड इज टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स बाय जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एसेट्स। ऊपर क्या था? जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इट्स कस्टमर्स, अभी जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एसेट्स फॉर ईच जियोग्राफिकल सेगमेंट whose segment assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments, and total cost incurred during the period to acquire segment assets that are expected to be used during more than one period, tangible and intangible, by geographical location of assets for each geographical segment whose segment assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments. So B and C के लिए geographical location of assets देखना है, एंड रेवेन्यू के लिए जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कस्टमर्स देखना है। सी में क्या है? नए एसेट्स परचेज किए उसका है, ओके। एंड बी में क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स है, ओके। अभी नेक्स्ट इज इफ प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज जियोग्राफिकल सेगमेंट वेदर बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ एसेट्स और लोकेशन ऑफ customers, it should also report the following segment information for each business segment whose revenue from sales to external customers is 10% or more of the enterprise revenue, or whose segment assets are 10% or more of the total assets of all business segments. So इस पैराग्राफ से मुझे बताओ प्राइमरी फॉर्मेट में कौन है? बिजनेस सेगमेंट है, एंड प्राइमरी फॉर्मेट में जियोग्राफिकल सेगमेंट है, एंड सेकेंडरी में बिजनेस सेगमेंट है। सो बिजनेस सेगमेंट का क्या क्या प्रेजेंट करना है? सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स, हाँ, मतलब जिनका 10% और मोर है उनका ही ये प्रेजेंट करना है, सारे बिजनेस सेगमेंट्स का नहीं करना है। Then total cost incurred during the period to acquire segment assets, new assets that are expected to be used during more than one period, tangible and intangible. Okay, so secondary में ABC 3 चीजें दिखानी है दोनों केसेस में, एंड अदर डिस्क्लोजर्स में क्या दिखाना है? इन मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अदर सेगमेंट्स, inter-segment transfer should be measured on the basis that the enterprise actually used to price those transfers. Okay, so enterprise ने जो actually price लगाई है दूसरे segment को, वही price लेनी है ना revenue count करते वक्त। So the basis of pricing inter-segment transfers and any change therein should be disclosed in the financial statements. सो बेसिस भी आपको डिस्क्लोज करना है, एंड उसमें अगर कुछ चेंज हुआ तो वो भी डिस्क्लोज करना है। सो ये हाईलाइट करके रखो ये पूरा पैराग्राफ।
सो जब हम रेवेन्यू का टोटल लेंगे, रेवेन्यू हम कंसिडर करेंगे सेगमेंट रेवेन्यू, तब जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अदर सेगमेंट्स, तो उसके लिए कौन सा अमाउंट लेना है जो एक्चुअली आपने प्राइस लगाई है. ओके, सो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted for segment reporting that have a material effect on segment information should be disclosed. अगर कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज हुआ तो वो डिस्क्लोज करना है, सारे नहीं, अगर वो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है तो ही. Such disclosure should include a description of the nature of the change and the financial effect of the change if it is reasonably determinable. Some changes in accounting policies may relate specifically to segment reporting. Example, changes in identification of segments and changes in the basis for allocating revenue and expenses to segments. Such changes can have a significant impact on the segment information reported but will not change aggregate financial information reported for the enterprise. To enable users to understand the impact of such changes, this standard requires the disclosure of the nature of change and the financial effect of the change if reasonably determinable. मतलब सेगमेंट रिपोर्टिंग पे इम्पैक्ट हो रहा है तो भी डिस्क्लोज करना है. मतलब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो हम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, बट सेगमेंट रिपोर्टिंग पे इम्पैक्ट हो रहा है ना, क्योंकि जो यूजर्स है वो कंपेयर करेंगे ना सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रीवियस ईयर का एंड करंट ईयर का, तो उनको समझ में आना चाहिए ना कि पॉलिसी इनकी चेंज हुई है, सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की या एलोकेशन करने की पॉलिसी चेंज हुई है. An enterprise should indicate the types of products and services included in each reported business segment and indicate the composition of each reported geographical segment, both primary and secondary, if not otherwise disclosed in the financial statement. So business segment में क्या क्या टाइप्स के प्रोडक्ट्स सर्विसेज है उसकी लिस्ट, एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट में कौन कौन से लोकेशन है उसकी लिस्ट डिस्क्लोज करनी है. ओके, सो ये हो गया AS17 कंप्लीट. सो इलस्ट्रेशन 1 हुआ है क्या? हाँ. सो सेकंड आप बताओगे, इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट? सो अकाउंटिंग पॉलिसी अभी आपने पढ़ा. A company has an inter-segment transfer pricing policy of charging at cost less 10%. The market prices are generally 25% above cost, but वो inter-segment कैसे दे रही है? Cost से भी 10% कम, तो allowed है क्या? हाँ. So AS17 segment reporting requires the inter-segment transfer should be measured on the basis that the enterprise actually used to price these transfers. So ये आपका AS17 की लाइन आनी चाहिए. हाँ, ये यही वर्डिंग्स थे ना AS17 में, ये प्रोविजन पहले लिखना है. सो आप 3 पैराग्राफ्स में आंसर लिखते हो, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन. सो प्रोविजन हेडिंग देके आप क्या लिखोगे? AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायर्स द इंटर सेगमेंट ट्रांसफर शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस दैट द एंटरप्राइज एक्चुअली used to price the transfers. The basis of pricing inter-segment transfers and any change therein should be disclosed in the financial statements. Hence, the enterprise can have its own policy for pricing inter-segment transfer, and hence inter-segment transfers may be based on cost, below cost or market price. However, whichever policy is followed, the same should be disclosed and applied consistently. Therefore, in the given case, inter-segment transfer pricing policy adopted by the company is correct if followed consistently. ये conclusion कहाँ से start हो रहा है? Therefore से conclusion है. हाँ. Hence the enterprise can have its own policy. वहाँ से facts. हाँ, फैक्ट्स से ज़्यादा एनालिसिस है वो प्रोविजन का, क्योंकि एएस में क्या दिया है कि जो भी एक्चुअली जो यूज कर रहे हो आप प्राइसिंग, वही लेना है मेजर करने के लिए.
एंड जो भी यूज कर रहे हो प्राइसिंग पॉलिसी और उसमें कुछ चेंज है तो वो डिस्क्लोज करना है। इतना ही प्रोविजन में दिया है, 2 लाइन्स, एंड उसके नीचे के 2 लाइन्स उसका एनालिसिस है। ओके, प्रोविजन का कि A7 मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, हेंस से एनालिसिस है कि एंटरप्राइज कैन यूज इट्स ओन पॉलिसी, so it can be at cost, below cost or at market price, but whichever policy is followed it should be disclosed and applied consistently। यह एनालिसिस है एंड द कंक्लूजन है। देखो आपका जो क्वेश्चन है वो 2 लाइन का है, सो 2 लाइन के क्वेश्चन में फैक्ट्स लिखने नहीं होते आंसर में। ओके, फैक्ट्स क्या थे कि ये चार्ज कर रहा है बिलो कॉस्ट, मार्केट प्राइस इज अबव कॉस्ट। ओके, तो ये फैक्ट्स नहीं लिखना है, 2 लाइन के फैक्ट्स है इसलिए। ओके, आपको एनालिसिस लिखना है प्रोविजन का, क्योंकि चेकर किस में इंटरेस्टेड है कि जो लाइन 2 लाइन लिखी है इसने उसका एनालिसिस समझाया क्या आपको, मतलब ये आपको समझाया क्या कि A17 अलाउज एनी पॉलिसी बट उसका डिस्क्लोजर कंपलसरी है एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन कंपलसरी है। ये मीनिंग आपको समझा है क्या, वो चेकर देखने वाला है। ठीक है, 4th में जाओ। 4th में रिपोर्टिंग है, प्रिपेयर अ सेगमेंट रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन इन डाइवर्सिफायर्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनीज 3 डिविजन्स एंड द हेड ऑफिस। ओके, सो आपको देखो क्या क्या दिया है, फॉर्जिंग शॉप डिवीजन। ओके, फॉर्जिंग शॉप डिवीजन में क्या क्या हो रहा है देखो, सेल्स टू ब्राइट बार डिवीजन, इंटर सेगमेंट सेल है ये, अदर डोमेस्टिक सेल है एंड एक्सपोर्ट सेल्स है। ओके, देन दूसरी डिवीजन कौन सी है, ब्राइट बार डिवीजन। ब्राइट बार डिवीजन क्या कर रही है, सेल्स टू फिटिंग डिवीजन, मतलब इंटर सेगमेंट, एंड एक्सपोर्ट सेल्स टू रवांडा, मतलब एक्सपोर्ट्स भी है। एंड थर्ड इज फिटिंग डिवीजन। फिटिंग डिवीजन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक्सपोर्ट सेल्स टू मालदीव्स। ओके ओके, सो उन्होंने सेल्स दिया है आपको एंड नीचे एक टेबल है उसमें क्या दिया है देखो, हाँ, हेड ऑफिस का एंड देन डिवीजन वाइज। मतलब ये क्या है, क्या लग रहा है आपको, बिजनेस सेगमेंट्स लग रहे हैं या जियोग्राफिकल? हाँ हाँ, सो प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स है ये, मतलब प्रॉफिट लॉस। फिर हेड ऑफिस का कॉस्ट रीएलोकेट करके ही दिया है उन्होंने, इंटरेस्ट कॉस्ट भी दिया है, करेक्ट। फिक्स एसेट्स, नेट करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये सब दिया हुआ है। ओके, तो अभी सेगमेंट रिपोर्टिंग कैसे करना है देखो, आपने कंपनी का नाम लिखा सेगमेंट रिपोर्ट रुपीज इन 1000, क्योंकि क्वेश्चन में भी वैसा ही था। देन पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, जितने भी डिविजन्स है उतने सब कॉलम्स, देन इंटर सेगमेंट एलिमिनेशंस एंड कंसोलिडेटेड टोटल। ओके, सो अभी पहले सेगमेंट रेवेन्यू, उसमें सेल्स डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। ओके, एंड ये दोनों मिला के हो गए एक्सटर्नल सेल्स एंड देन इंटर सेगमेंट सेल्स, ऐसे टोटल रेवेन्यू। आपको अगर थ्योरी याद होगी तो हमने सेगमेंट रेवेन्यू में देखा था ना कि बाइफरकेट करके दिखाना है, जो एक्सटर्नल यूजर्स को क्या हुआ है, इंटर सेगमेंट, तो वैसे ही दिखा है देखो। सो रेवेन्यू चेक करो सबके, रेवेन्यू इधर दिए है ना। सो फॉर्जिंग शॉप डिवीजन में आ जाओ, इंटर सेगमेंट है पहला वाला, सो एक्सटर्नल में 90 एंड 6135 ही लेना है। ओके, सो आंसर में जाके देखो, डोमेस्टिक में 90 लिया है एंड एक्सपोर्ट में 6135। अभी दूसरा डिवीजन ब्राइट बार था, ब्राइट बार डिवीजन में रवांडा 300, उतना ही है एक्सटर्नल। ओके, एंड फिटिंग में हाँ 270। ओके, सो टोटल किया एक्सटर्नल सेल्स का। अभी इंटर सेगमेंट सेल्स 4575 है एंड 45, फिर टोटल की। हाँ, सेगमेंट रिजल्ट्स गिवन है, उन्होंने दिए थे आपको। देन हेड ऑफिस एक्सपेंसेस में डायरेक्टली टोटल ली है उन्होंने।
हेड ऑफिस एक्सपेंस दिखाने नहीं है ना, क्योंकि सेगमेंट वाइज, याद आया क्या? आपको सिर्फ डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, नॉन कैश एक्सपेंस ही दिखाने हैं सेगमेंट वाइज। ओके, इसलिए हेड ऑफिस एक्सपेंस टोटल ही दिखाया, फिर वो लेस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ओके, सो ये आपने थ्योरी में पढ़ा था कि ये एक्सपेंसेस दिखाने नहीं है। कौन से दिखाने हैं? डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, नॉन कैश, वो भी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिखा रहे हैं तो। ओके, सो सेगमेंट रिजल्ट्स तक आप आ गए। उसके बाद हेड ऑफिस एक्सपेंस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला, फिर इंटरेस्ट माइनस करके पीबीटी मिल गया। ओके, उसके बाद एसेट्स लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स उन्होंने दिए हैं क्या? बाइफरकेट करके नेट करंट एसेट्स, वो दोनों मिला के सेगमेंट एसेट्स। अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट एसेट्स, ये कहाँ से आ गए? हेड ऑफिस के जो है वो एलोकेट नहीं हो पाए ना, तो वो डायरेक्टली अनएलोकेटेड रिकंसाइलिंग आइटम है ना ये, तो वो डायरेक्टली टोटल में गया। एंड सेगमेंट लायबिलिटीज दिए है क्या? एंड ये अनएलोकेटेड लायबिलिटी भी है, अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट लायबिलिटी, इसलिए वो डायरेक्टली आउटर में आ गई। सो टोटल लायबिलिटीज, हाँ उन दोनों की टोटल ना, मतलब। ओके, अभी बिजनेस सेगमेंट आपने बताया प्राइमरी था, तो सेकेंडरी कौन है? जियोग्राफिकल। हाँ, सो जियोग्राफिकल में देखो कैसे करना पड़ेगा। होम सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स बाय फॉर्जिंग शॉप डिवीजन, एक्सपोर्ट टू रवांडा, एक्सपोर्ट टू मालदीव्स एंड कंसोलिडेटेड। ओके, ये हम कंट्री वाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, रिस्क रिटर्न्स अलग हो सकते हैं। होम सेल्स किसके थे? सिर्फ फॉर्जिंग के 90। हाँ, यहाँ पर इंटर सेगमेंट नहीं लेना है, सिर्फ एक्सटर्नल ही बताया था ना सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में। फिर एक्सपोर्ट से 6135, फिर रवांडा का 300, मालदीव्स का 270। ओके, इलस्ट्रेशन 5 हुआ था क्या बैटरीज वाला? ओके, तो ये आपको सॉल्व करना है हाँ घर पे, सिर्फ ऐसे देख के हाँ हाँ मैम है ये इधर ये उधर, ऐसे नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपको कल क्वेश्चन बैंक मिलने वाली है, तब आपको बिना देख के सॉल्व करना है। आज 2 बार करना है तो करो। ओके, मुझे डिटेल फॉर्मेट नहीं चाहिए, आपने हाथ से भी लाइन ड्रॉ किए तो भी चलेगा, वो आएगा आपको। पेन मतलब स्केल से लाइन ड्रॉ करना आपको एग्जाम में आएगा। मुझे ये 2 बार सॉल्व करके चाहिए। ओके, किधर क्या लिखना है उसकी प्रैक्टिस करनी है, स्केल से लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो आता है आपको। आपको प्रैक्टिस करनी है किधर क्या लिखना है। एक बार देख के लिखो, एक बार देख के सॉल्व करो, सेकंड टाइम बिना देख के। एक्सरसाइज का क्या है? एंड मुझे बताओ एमसीक्यू हम करेंगे, आप करने वाले हो? ओके, सो 7। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन देखो 7, बिसाइड्स द 2 बिजनेस सेगमेंट हाउ शुड कंपनी आइडेंटिफाई जियोग्राफिकल सेगमेंट्स? डू जियोग्राफिकल सेगमेंट एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री? एक्सप्लेन इन लाइन विथ द प्रोविजंस ऑफ AS 70। सेम कंट्री में हो सकते हैं क्या जियोग्राफिक? हाँ हो सकते हैं, अगर अलग अलग है जियोग्राफिकल पॉलिटिकल वगैरह कंडीशंस अलग है तो। कंपनी ए इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट which constitute 2 distinct business segments. The products of the company are sold in the domestic market only. The management information system मतलब internal financial reporting system of the company is organized to reflect operating information by 2 broad market segments, rural and urban. So identify geographical segments. कौन से हैं? रूरल एंड अर्बन, एंड वेदर एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री जियोग्राफी। हाँ हाँ, अभी एक्सप्लेन करो।
if the similarity of economic and political conditions, relationship between operations, proximity of operations, special exchange of control regulations, underlying currency risk. हाँ करेक्ट, तो ये लर्न करना पड़ता है, इसलिए डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को. सो आंसर पढ़ो, अंडरलाइन करते जाओ. हाँ, ये इतना सब नहीं लिखने वाले हो आप एग्जाम में, वो भी नहीं पढ़ने वाला है जो आपको पास कराने वाला है वो. सो अंडरलाइन करते जाओ. A17 एक्सप्लेन्स दैट, अंडरलाइन, अ सिंगल जियोग्राफिकल सेगमेंट does not include operations in economic environment with significantly differing risk and returns. A geographical segment may be a single country, a group of two or more countries, or a region within a country. So A17 में ऐसे लिखा है ना स्पेसिफिक, तो वो आपको लिखना पड़ेगा. Accordingly, to identify geographical segments, Company A needs to evaluate whether the segments reflected in the management information system function in environments that are subject to significantly differing risk and returns, irrespective of the fact whether they are within the same country. तो ये एनालिसिस हुआ जो A17 में दिया था उसका. ये फैक्ट्स नहीं है, ये एनालिसिस है. थर्ड, फैक्ट्स क्या आ गए कि विद इन द सेम कंट्री से आप रिलेट कर रहे हो. फैक्ट्स में दिया था ना कि विद इन सेम कंट्री है वो, क्योंकि उनके सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स है, तो वो ऐसे फैक्ट्स से रिलेट किया है, बट वो फैक्ट्स नहीं है पूरे. थर्ड, द स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइजेस दैट डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ अ बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ जजमेंट. Accordingly, while the management information system of the company provides segment information for rural and urban geographical segments for the purpose of internal reporting, judgment is required to determine whether these segments are subject to significantly differing risk and returns based on the definition of geographical segment. In making such a judgment, aspects like different pricing and other policies, example credit policies, deployment of resources between different regions, etc., may be considered for the purpose of identifying urban and rural as separate geographical segments. सो ये हमने थ्योरी में देखा था कि जजमेंट भी आपको लेना पड़ेगा. सिर्फ इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में रूरल अर्बन जा रहा है तो वो हो गया. ओके, तो ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपको जजमेंट भी लेना पड़ेगा. कंपनी ए इन मेकिंग जजमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड ऑल्सो कंसिडर द रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी over time of segment information that will be reported. The standard explains that in making that judgment, enterprise management makes into account the objective of reporting financial information by segment as a set forth in the standard and the qualitative characteristics of the financial statement. The qualitative characteristics include the relevance, reliability and comparability over time of financial information that is reported about the different groups of products and services of an enterprise and about its operations in particular geographical areas and the usefulness of the information for assessing the risk and returns of the enterprise. Leave this question. सो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है बेसिकली कि वो जजमेंट जो करना है मैनेजमेंट को, वो करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कंपेरेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके, ये ध्यान में रख के आपको रिपोर्ट करना होता है. रिपोर्टिंग सिस्टम आपकी वैसे चाहिए.
इसलिए जब आप जियोग्राफिकल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करोगे कि रूरल अर्बन, तो रूरल अर्बन की इंफॉर्मेशन देके वो अगर रिलेवेंट है, कंपेरेबल है, रिलायबल है तो ही फायदा है। जस्ट बिकॉज इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम रूरल अर्बन से चल रही है तो उसका फायदा उनको है ना इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए कि रूरल में बिजनेस बढ़ाना है या अर्बन में, बट नॉट नेसेसरी वो यूजर एक्सटर्नल यूजर्स को यूजफुल है। ओके, तो आपको ये भी जजमेंट लेना है कि वो रिलेवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल है क्या। अगर है तो ही आप क्या करोगे, जियोग्राफिकल सेगमेंट आइडेंटिफाई करोगे उनको। एटलीस्ट आप इतना तो लिख सकते हो कि विद इन अ कंट्री अलाउड है, एंड क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली डिफरिंग रिस्क एंड रिटर्न्स। Eight. Is PK Limited as a part of its geographical secondary segment information required to disclose segment revenue from export sales where such sales are not significant? ओके, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, हाँ, जियोग्राफिकल मतलब इनका प्राइमरी फॉर्मेट किसका होगा, बिजनेस सेगमेंट का होगा ना। तो सेकेंडरी में डिस्क्लोज करते वक्त सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल्स अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो दिखाना है क्या। पीके लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड बिजनेस सेगमेंट एज इट्स प्राइमरी reporting format. It has identified India, US and UK as 3 geographical segments. It sells its products in the Indian market, which constitutes 70% of the company's sales. 25% is sold in USA. So यहाँ पर ही कितने हो गए, 95 and balance 5. So USA में 25 है, UK में 5 है। और इंडिया वाला दिखाना पड़ेगा, यूके वाला नहीं दिखाएगा। करेक्ट। सो देखो आंसर 8 का आंसर ना, हाँ, एज पर AS 17 ए प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर रिपोर्टिंग segment information is business segment. It should also report segment revenue from external customers by geographical area based on geographical location of customers, of its customers. For each geographical segment whose revenue from sales to external customers is 10% or more of enterprise revenue. Therefore, for the purpose of disclosing secondary segment information, PK Limited is not required to disclose segment revenue from export sales to UK, since that segment does not meet the 10% or more of enterprise revenue threshold. However, other secondary segment information as per AS 17 should be disclosed in respect of this segment. So, उन्होंने क्लियर कट दिया ही नहीं है कि यूएसए का करना है एंड यूके का नहीं करना है। यूकेचं दिलंय त्यांनी सेकंड लाईन मध्ये की यूके थ्रेशोल्ड लिमिट मीट नाही करत आहे तर डिस्क्लोज नाही केलं तरी चालेल। स्पष्ट भाषेत इंडिया आणि यूएसए पण करू शकतो। हाँ, एंड अगर वो यूके वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो दिखाना है, ये क्यों लिखना है, स्पेसिफिक दिया है ना क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है। ओके, बट आपको समझ में आ गया, इंडिया यूएसए का दिखाना है, यूके का नहीं दिखाना है क्योंकि वो थ्रेशोल्ड नहीं, ये समझना हुआ। हाँ, अभी लिखने के लिए आपको वो लर्निंग करना पड़ता है, लिखने को आता है आपको बचपन से, लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लर्न करके रिकॉल, लर्न करके रिकॉल, जितनी बार आप रीड करोगे उतनी बार वो रिकॉल हो जाएगा। अभी जैसे आप बोलते हो ना कि सिग्निफिकेंटली डिफरिंग रिस्क एंड रिटर्न्स इन द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, तो वो जियोग्राफिकल सेगमेंट हो गया।
आने लगते हैं वर्ड्स, आप वही वही बोलो तो वही वर्ड्स आने लगते हैं। अभी बताओ ये A17 का सब हो गया क्या? हाँ, तो अभी एक 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत हेवी हुआ क्या या नहीं? ठीक है ना? यस, नवंबर 2023 के एडवांस अकाउंट्स पेपर में क्वेश्चन 1D आया है ऑन AS17। ओके, सो ये 5 मार्क्स के लिए मैं आपको 9 मिनट्स दे रही हूँ। 8.5 मिनट्स होते हैं ना, 1.7 मिनट्स लेते पर मार्क, तो उस हिसाब से 5 मार्क्स के लिए 8.5 है, फिर भी मैं आपको 9 दे रही हूँ। 9 मिनट्स में आपको ये सॉल्व करना है विथ प्रेजेंटेशन। सो टाइमर स्टार्ट करूँ क्या? रेडी हो क्या? रेडी? यस, ओके। इसके आंसर्स किसके भी पास नहीं है, क्योंकि नवंबर 23 का सजेस्टेड नहीं आया है, तो अब सबका अगर सेम आंसर आ गया तो वही सजेस्टेड आंसर है। स्टार्ट।
कन्सेप्ट तुला फास्ट समजतायत पण ग्रास पण फास्ट होत आहे. बट कॅल्क्युलेटिंग एररमुळे आन्सर चुकतात बरोबर तर काय फायदा होतो? हां मी ते नोटीस केलं. मी जेव्हा ASP चे क्वेश्चन सॉल्व करत होते ना, हां एव्हरीथिंग वॉज राईट. हां. फक्त मी कुठेतरी 5000 का 500 ओ ओके. कॅल्क्युलेटर वरती घेताना चुकली. हां म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन वाढवायला पाहिजे, म्हणजे असं नाही होत. तर त्यामुळे मग ते मला ते एरर्स जर झाले तर त्याच्यासाठी मला बफर टाइम ठेवायचे. हां बरोबर बरोबर. ह्यांचं झालंय का सॉल्व करून? पार्थ संपदा झाला का क्वेश्चन सॉल्व करून? यस. सो क्या करना है देखो. हाउ मेनी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स डज Garnet Limited have as per the revenue and assets criteria given in AS17? State reasons for your answer. Garnet Limited has 4 operating segments. The total revenue internal and external and assets are set out below. Fan, light, lamp, printer. So assets का 44,500 है, मतलब 4450 से ऊपर, मतलब फैन एंड लाइट, इन दोनों का टोटल किया होगा आपने. टोटल कितना आया? 18,500. मतलब हाँ 1850 के ऊपर कौन कौन है? फैन एंड सिर्फ फैन है क्या? हाँ ये 1600 हो रहा है सिर्फ फैन. करेक्ट. सो बेसिकली एज पर रेवेन्यू सिर्फ फैन, एज पर एसेट्स फैन एंड लाइट. ओके. एंड सिर्फ वो AS17 में जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स वाला पैराग्राफ है वो बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले आपको आंसर में लिखना है ना. हाँ ओके ग्रेट. सो हो गया लर्न. एंड आइदर और वो वर्ड लिखना है. हाँ आइदर और. हाँ ठीक है. AS17 का हो गया अभी के लिए. अभी हमें AS18 करना है. हाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. एडिशनल क्वेश्चन बैंक कल करते हैं AS17 की. ये सो AS18 का नाम क्या है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स. हाँ सो मतलब कैलकुलेशंस कम होंगे बहुत. ओके. सो क्या क्या देखना है देखो इसमें. नीड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप. ओके. सो वाई देयर इज अ नीड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप लिखा है या ट्रांजैक्शंस लिखा है? रिलेशनशिप. मतलब दो कंपनी में अगर सिर्फ रिलेटेड पार्टी, दो कंपनी में अगर सिर्फ रिलेशनशिप भी है रिलेटेड पार्टी की, तो भी डिस्क्लोज करना है, इवन दो देयर आर नो ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू कंपनी. हाँ ओके. सो डिस्क्लोज वाई देयर इज अ नीड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप. मतलब A एंड B ये होल्डिंग सब्सिडियरी है, इतना ही डिस्क्लोज करना है, इवन इफ देयर आर नो ट्रांजैक्शंस बिटवीन A लिमिटेड एंड B लिमिटेड. हाउ टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप? तो वो जो डेफिनेशन में दिया है 5 लोग है रिलेटेड पार्टी. ओके. की मैनेजमेंट पर्सोनेल वगैरह. ओके. तो वो ही रिलेटेड पार्टी है. विच पार्टीज आर नॉट ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी? पहला है कि कौन है, नेक्स्ट है कौन नहीं है. एग्जम्पशंस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इन सर्टन सिचुएशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इतना ही है. सो इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या दिया है, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. AS18 prescribes the requirements for disclosure. Why there is a need na requirements for disclosure of related party relationship and transactions between the reporting enterprise and its related party. So relationship क्या है वो भी दिखानी है कि हम associated है, हम सब्सिडियरी है, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप है वो भी दिखाना है. एंड क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिटवीन रिलेटेड पार्टीज वो भी डिस्क्लोज करना है. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईच रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड ऑल्सो टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट बाय अ होल्डिंग कंपनी. सो हर एक का भी दिखाना है. एंड
अलग अलग भी दिखाने। सो रिलेटेड पार्टी इशू, वाई डिस्क्लोजर इज नीडेड, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस होने के बाद क्या होता है, इधर वो लो मार्केट प्राइस से लोअर रेट पे हुए रहेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट हुए रहेंगे। ओके, दैट्स वाई। सो आपको डायरेक्टली पैराग्राफ पढ़ना है ऑल्सो समटाइम्स से। सो 4.2 में डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओ, थर्ड पैराग्राफ पे रीड करो, इंटरप्रेट करो। ऑल्सो समटाइम्स द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स and financial position of an enterprise may be affected by a related party relationship even if related party transactions do not occur. Okay, so कैसे अफेक्ट करने वाला है, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हो सकती है ओनली बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, ऐसे बोल रहे वो, विदाउट ऑकरिंग एनी ट्रांजैक्शन। कैसे अफेक्ट हो सकती है, देखो, the mere existence of the relationship may be sufficient to affect the transactions of the reporting enterprise with other parties. So देखो कैसे affect होती है। Example, a subsidiary may terminate relations with a trading partner. Okay, subsidiary का नाम क्या लेना है आपको, S Limited. S Limited terminate कर सकती है relation with the trading partner on acquisition by the holding company. H लिमिटेड ने एक्वायर किया एस लिमिटेड को, इसलिए क्या हो गया, एस लिमिटेड ने रिलेशन टर्मिनेट किया विद ट्रेडिंग पार्टनर। रीजन क्या था, होल्डिंग कंपनी ऑफ अ फेलो सब्सिडियरी, क्योंकि एक्वायर्ड बाय अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ फेलो सब्सिडियरी एंगेज्ड इन द सेम ट्रेड एज द फॉर्मर पार्टनर, क्योंकि उस एच लिमिटेड का और एक सब्सिडियरी था S2, वो सेम बिजनेस में था। सो अभी क्या हो जाएगा, एस लिमिटेड को S2 से ही खरीदना, सेल करना पड़ेगा परचेज से। सो सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से क्या हुआ, ट्रेडिंग पार्टनर को बाय बाय कर दिया विदाउट एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग सब्सिडियरी। और देखो, अल्टरनेटिवली वन पार्टी में रिफ्रेन from acting because of the control or significant influence of another. For example, a subsidiary may be instructed by its holding company not to engage in research and development. Okay, so क्या हुआ, one party may refrain from acting. So आपको आपके operations पे control आ गए। Okay, holding का खुद का research development होगा, इसलिए अभी इसको एक्वायर किया है सब्सिडियरी को, उनको क्या बोला, आपने नहीं करना है रिसर्च डेवलपमेंट, वो हम करेंगे। ठीक है, कैसे अफेक्ट कर रहा है समझ में आ रहा है, जस्ट रिलेशनशिप से। लाइकवाइज इन सर्टन केसेस ट्रांजैक्शन वुड नॉट हैव टेकन प्लेस इफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हैड नॉट एग्जिस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी दैट सोल्ड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू इट्स होल्डिंग कंपनी एट कॉस्ट might not have found an alternative customer if the holding company had not purchased the goods. मतलब क्या, वो होल्डिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ही ये प्रोडक्शन कर रही है सब्सिडियरी, मतलब इनका एक ही है कस्टमर, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन वहीं सेल हो रहा है। सो होल्डिंग के लिए प्रोडक्शन चल रहा है। ओके, देन और कैसे अफेक्ट हो सकते हैं, इन व्यू ऑफ द अफोरसेड द रिजल्टिंग अकाउंटिंग मेजर्स may not represent what they actually would be expected to represent, thus a related party relationship could have an effect on the financial position and operating results of the reporting enterprise. So आपको समझ में आ गया why there is a need to disclose। हाँ, अभी related party relationship में कौन कौन आता है, देखो, related party as per AS 18 parties are considered to be related, underline करो, if at any time during the reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial and or operating decisions. Okay, आपके घर में कौन कंट्रोल करता है, आप पेरेंट्स को कंट्रोल करते हो ना, या पेरेंट्स आपको करते हैं, दोनों एज पर द सिचुएशन। ओके,
म्यूचुअल है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं. It is worthwhile to note that AS 18 provides a definitive list of related party relationships to which AS 18 applies. Accordingly, AS 18 deals only with the following 5 types of related party relationships described in A to E below. A देखो कौन है? Enterprises that directly or indirectly through one or more intermediaries control or are controlled by or under common control with the reporting enterprise. मतलब कौन? This includes holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries. Okay? यहाँ पे कंट्रोल की बात चल रही है. कंट्रोल मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एसोसिएट. This is the case when there is parent subsidiary relationship including relationship among fellow subsidiaries as illustrated later in this chapter. For meaning of the term control, refer to subsequent discussion under this chapter. So definition सब दिए हुए हैं. कंट्रोल करना मतलब क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या, वो आगे दिया हुआ है. सो फर्स्ट इसमें आप साइड में लिख के रखो कौन कौन आ गए. होल्डिंग सब्सिडियरी एंड हाँ फेलो सब्सिडियरीज मतलब वो हम दोनों के पेरेंट्स एक ही है. फेलो सब्सिडियरी सिस्टर रियल ब्रदर्स मतलब वो. बी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड द इन्वेस्टिंग पार्टी और वेंचरर in respect of which the reporting enterprise is an associate or joint venture. So reporting enterprise associate और joint venture हो सकता है दूसरे एंटिटी का. थर्ड इज इंडिविजुअल्स ओइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज that gives them control or significant influence over the enterprise and relatives of any such individual. Key management personnel and relatives of such personnel. And E, enterprises over which any person described in C or D is able to exercise significant influence. Okay, so for example अंबानी ग्रुप में खुद अंबानी की फैमिली ओके वो सी कैटेगरी में आएंगे, सी डी कैटेगरीज में. एंड ई में उनके और जो एंटरप्राइजेस है ओके उसमें भी वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अदर एंटरप्राइजेस में, तो वो भी रिलेटेड पार्टीज में आ जाएगा. जैसे कि अंबानी ग्रुप एंड उनके एनजीओज भी है जो नीता अंबानी हैंडल करती है, तो वो एनजीओज भी आपको रिलेटेड पार्टी में लिखने पड़ेंगे. ओके क्योंकि वो एनजीओज आर द एंटरप्राइजेस ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब इन सी और डी इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज and enterprises that have a member of key management in common with the reporting enterprise. तो ये समझ में आ गए. अभी कौन नहीं है देखो. In the context of AS 18 the following are deemed not to be related parties. कौन लोग है वो? 3. पहला, 2 companies are not related parties simply because they have a director in common unless the director is able to affect the policies of both the companies in their mutual dealings. So mutual dealing 2 companies में जब होता है मतलब परचेज सेल और एक ही डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है, एक ही पर्सन, और उन परचेज सेल ट्रांजैक्शन में कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं है. जस्ट बिकॉज वन डायरेक्टर कॉमन है इसलिए वो रिलेटेड पार्टी नहीं होगा. अकॉर्डिंगली इफ अ कॉमन डायरेक्टर
is able to influence the policies of both the companies in their mutual dealings, then related party relationship exists. B, a single customer or supplier, franchisor, distributor or general agent with whom an enterprise transacts a significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपका एक ही मेजर कस्टमर है या आपका एक मेजर सप्लायर है या एक मेजर फ्रैंचाइजर है, तो ये लोग रिलेटेड पार्टीज में नहीं आते. एक मेजर डिस्ट्रीब्यूटर है, एक मेजर एजेंट है आपका, तो ये सब सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस उनके साथ चल रहा है, इसलिए वो रिलेटेड पार्टी नहीं होते. ओके, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कुछ नहीं कर सकते हैं. आपको बड़ा बिजनेस उनसे मिल रहा है, इसलिए आप उसके साथ ही बिजनेस कर रहे हो. डिसीजन तो आप लोगे ना. अगर उसने कुछ टर्म्स चेंज कर दिए, आपको वो नहीं है, मतलब आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको वो नहीं चाहिए टर्म्स, तो क्या होगा, आप डिस्कनेक्ट कर दोगे ना वो सप्लायर या कस्टमर. सो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं होगा. Third is the parties listed below in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those dealings, although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its decision making process. जैसे कि providers of finance, trade unions, public utilities, government departments and government agencies, including government sponsored bodies. So ये क्या हो, these can participate in decision making ना, these parties, but still they are not related parties. ओके, क्योंकि अगेन डिसीजन मैनेजमेंट का होगा कि ट्रेड यूनियंस के डिमांड्स एक्सेप्ट करने हैं नहीं करने हैं. प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, अगर उसके टर्म्स आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो दूसरा प्रोवाइडर ढूंढोगे आप, तो ये लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. होल्डिंग सब्सिडियरी इन्फ्लुएंस कंट्रोल ही है ना. होल्डिंग कंपनी जब बोलती है कि इनके साथ बिजनेस नहीं करना है, तो अफेक्ट हो जाता है, नहीं कर सकते. इनका तो हम ये कर सकते हैं, बाय बाय कर सकते हैं इनको. तो ये तीन लोग नहीं आएंगे. कौन कौन से? हाँ, नहीं, मतलब मेजर इसमें कि एक ही मेजर कस्टमर या सप्लायर है, एक ही डायरेक्टर है इन कॉमन, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. एंड थर्ड, ये बाकी के लोग, हाँ, ये नॉर्मल डीलिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर भी वो रिलेटेड पार्टी नहीं है क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते वो. एग्जम्पशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स इन सर्टन सिचुएशंस. फर्स्ट कौन सा है देखो, कॉन्फ्लिक्ट विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. अगर उनकी ड्यूटी है कि रिपोर्ट मतलब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, तो क्या होगा, हाँ, तो आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स नहीं दिखाने हैं. तो उसको हेडिंग को अंडरलाइन करो एंड डायरेक्टली एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स आर ऑब्लिज्ड बाय लॉ, directly last paragraph, banks are obliged by law to maintain confidentiality in respect of their customers' transactions, and this standard would not override the obligation to preserve the confidentiality of customers' dealings. ओके, सो रिलेटेड पार्टी है जिसके साथ कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं बैंक के, फिर भी वो दिखा नहीं सकते. अच्छा है ना. देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, अंडरलाइन करो, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, सिंस डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज अननेसेसरी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो CFS में क्या एग्जम्पशंस दिए हैं कि होल्डिंग सब्सिडियरी में जो परचेज सेल हुए हैं वो हम एलिमिनेट करते हैं CFS प्रिपेयर करते वक्त, क्योंकि पूरे ग्रुप का हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना है. सो यहाँ पर AS21 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो AS21 का रूल लगाना पड़ेगा.
इसलिए आप जो होल्डिंग सब्सिडियरी में परचेज सेल होंगे वो नहीं दिखाओगे जब आप CFS प्रिपेयर करोगे। तब जब आप इंडिविजुअली होल्डिंग का, सब्सिडियरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तब दिखाना है। CFS करते वक्त नहीं दिखाना है। This is mainly because CFS present information about the holding and its subsidiaries as a single reporting enterprise. So हम ही हमें सेल कर रहे हैं, हम ही हमसे परचेस कर रहे हैं ऐसे दिखेगा वो, इसलिए वो एलिमिनेट करना है CFS करते वक्त। Then state controlled enterprises, no disclosure is required in the financial statements of state controlled enterprises as regards related party relationship with other state controlled enterprises and transaction with such enterprise। मतलब गवर्नमेंट के, स्टेट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल वाले, उनका भी डिस्क्लोजर नहीं होता है। सो एग्जम्पशंस किसको किसको दिए हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्फिडेंशियलिटी की, CFS के केस में है स्टेट कंट्रोल्ड वाले एंटरप्राइजेस, इनको डिस्क्लोजर्स नहीं दिखाने हैं। ओके, अभी सिर्फ डेफिनेशंस बाकी है, फिर हो गया ये स्टैंडर्ड। डायरेक्टली इलस्ट्रेशन से फिर सो डेफिनेशंस बहुत सारे हैं। पहली डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो AS 18 डिफाइंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस। रिसोर्सेज, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज मतलब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, एंड ट्रांसफर ऑफ ऑब्लिगेशंस मतलब ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। जब आप सेल करोगे दूसरे पार्टी को तो रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स, या आपको कैश ट्रांसफर हो रही है या ट्रेड रिसीवेबल्स क्रिएट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम वो परचेस कर रहा है, सो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो पेएबल हो गया ना। सो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस between related parties regardless of whether or not a price is charged। प्राइस चार्ज किया है तो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो भी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ओके, सो जो रिलेटेड पार्टीज में कुछ भी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस या ऑब्लिगेशंस हुए तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई डेफिनेशन। रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन ऑलरेडी आपने देखी थी ऊपर। ओके, सो रिलेटेड पार्टीज में 5 लोग आते हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी, फेलो सब्सिडियरी, पर्सोनल, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, फिर उसके बाद जो डायरेक्टर्स वगैरह है जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं वो लोग, एंड जो उसके रिगार्डिंग जो उसके कंपनी हो, एंड की मैनेजमेंट पर्सोनल के रिलेटिव्स भी आते हैं ना। हाँ, रिलेटिव्स ऑफ सच इंडिविजुअल, की मैनेजमेंट पर्सोनल एंड इंडिविजुअल जिसको वोटिंग पावर है, इन्फ्लुएंस, कर सकता है। हाँ, और फिर इन दोनों के रिलेटिव्स एंड इनके एंटरप्राइजेस भी। अभी कंट्रोल मतलब क्या देखो, एज पर AS 18 कंट्रोल मीन्स ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एन एंटर। मतलब 50 है तो नहीं है, 50% इज नॉट कंट्रोल, 50% इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, 50.1, 50.01, 50.5, 51 ये सब क्या हो गया? ये सब कंट्रोल हुआ। 50 से अबाव, 50 तक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सो यह हाईलाइट करते जाओ। हाँ, और कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स in case of a company or of the composition of the corresponding governing body in case of any other enterprise। So पार्टनरशिप के केस में कौन? पार्टनर्स, LLP के केस में भी पार्टनर्स, सोल प्रोप्राइटर के केस में सोल प्रोप्राइटर। Then see a substantial interest in the voting power and the power to direct by statute or agreement the financial and or operating policies of the enterprise। तो वो कंट्रोल हो गया।
It is pertinent to note that the above definition of control under AS 18 is relatively wider than that under AS 21 consolidated financial statements. This is so because clause C in the definition of control under AS 18 is an addition which is not found in AS 21 consolidated financial statements. So AS 21 में जो कंट्रोल की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ AB आता है, हाँ, इसमें ABC आ रहा है, दैट्स वाई दिस डेफिनेशन इज वाइडर. एंड बीच में एंड है या और है? नहीं, इधर इधर ABC में और है, मतलब इसमें से कुछ भी हो गया तो भी वो कंट्रोल कर रहा है. Also, AS 18 clarifies that for the purpose of AS 18, an enterprise is considered to control the composition of the board of directors of a company or the governing body of an enterprise if it has the power without the consent or concurrence of any other person to appoint or remove all or a majority of directors or members of the governing body of that company or enterprise. Put differently, control to the composition of board of directors is determined with reference to the authority of an enterprise to appoint or remove all or majority of the directors of another enterprise without concurrence of any other person. मतलब होल्डिंग कंपनी इनके डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट करेगी, रिमूव करेगी, तो वो कंट्रोल हो गया. Further, an enterprise is deemed to have the power to appoint a director or member of the governing body if any of the following condition is satisfied. Any of the following, हाँ. So appoint करना, remove करना मतलब क्या देखो, a person cannot be appointed as director or member of the governing body without the exercise in his favor by that enterprise of such a power as aforesaid. मतलब होल्डिंग ने बोला ये डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए तो ही वो होता है, बाकी सब ने बोल के भी फायदा नहीं, तो वो कंट्रोल कर रहा है. अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर विदाउट द एक्सरसाइज इन हिज फेवर बाय दैट एंटरप्राइज ऑफ सच पावर एज अफोरसेड. और अ पर्सन's appointment as director or member of the governing body follows necessarily from his appointment to a position held by him in that enterprise. मतलब क्या हुआ इसका? A person's appointment as director follows necessarily from his appointment to a position held by him in that enterprise. मतलब वो होल्डिंग का डायरेक्टर है तो वो ऑटोमेटिक सब्सिडियरी का बनता है. ओके. एंड थर्ड, द डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी इज nominated by that enterprise. In case that enterprise is a company, the director is nominated by that company or subsidiary thereof. So nominations मतलब नाम सजेस्ट करना, ये काम कौन करता है? वो होल्डिंग कंपनी. तो वो क्या हो गया? कंट्रोल हो गया. अभी ये डेफिनेशन वाइडर है, ये देखा आपने. सो वाइडर में उन्होंने सी पॉइंट क्या डाला था? अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर. सो ए का कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं. ए में क्लियर कट है. ए में क्या क्लियर कट है? हाँ, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि वो समझ में आ जाता है. सेकेंड का एक्सप्लेनेशन बहुत कुछ दिया है कि कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब मेजॉरिटी और ऑल डायरेक्टर्स अपॉइंट करना या रिमूव करना. सो अपॉइंट करना और रिमूव करना मतलब क्या, वो भी उन्होंने डिटेल में दिया है. अभी सी का हम देख रहे हैं. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या देखो, सॉरी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एसोसिएट में आता है. ये है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट.
An enterprise is considered to have a substantial interest in another enterprise if that enterprise owns directly or indirectly 20% or more interest in the voting power of other enterprise. Similarly, an individual is considered to have a substantial interest in an enterprise if that individual owns directly or indirectly 20% or more इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द एंटरप्राइज. सो वो एंटरप्राइज भी हो सकती है या इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% और मोर इंटरेस्ट है इन वोटिंग पावर. ओके, बाकी के डेफिनेशंस कल करते हैं. क्या क्या बचे देखो, एसोसिएट, की मैनेजमेंट पर्सोनेल, रिलेटिव, जॉइंट वेंचर, जॉइंट कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी, फेलो सब्सिडियरी. ओके, तो कल AS18 खत्म होगा. करेक्ट. हाँ हाँ, डिस्क्लोजर्स का एक बड़ा पैराग्राफ भी है. लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्क्लोज्ड 10 है, वो भी पढ़ना है. मतलब डेफिनेशंस के बाद वो भी पार्ट बाकी है. हाँ, कल हो जाएगा AS18. उसके बाद कौन सा AS है? अर्निंग्स पर शेयर. करेक्ट. ओके, सो आपका होमवर्क क्या है? वो सेगमेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट, MCQ AS3 का जो बाकी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के AQB. यस. ओके, बाय बाय. ऑनलाइन स्टूडेंट्स